गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छा ही होंगे और होना भी चाहिए। तो चलिए आज इसी के साथ हम लोग इनकम टैक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इनकम टैक्स में जो टॉपिक का नेम होगा उस टॉपिक का नेम रहेगा आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो आज का ये स्टार्टिंग क्लासेज है। आज ओनली और ओनली फॉर्मेट पे डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन का हम लोग इनकम का कंपटीशन किस तरह करते हैं, उस पर ही हम लोग टोटली क्लासेस हम लोग आज फोकस करेंगे। और उसी के रिगार्डिंग जो भी चीज़ होगी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहेंगे ताकि मैं पीजीबीपी का जो भी जीरो से लेकर के जो भी हाई लेवल तक का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उन सारा कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और विथ एग्जाम्पल और साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व भी करूंगा। तो चलते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हूँ, तो बहुत सारे बच्चे को दिक्कतें होती हैं बेसिक में, तो थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी टैक्स का कंपटीशन करते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, इनकम का कंप्लीट करते हैं। और उस टोटल इनकम पे हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लायबिलिटी को कंप्लीट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लोगों को चाहिए क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने एक फॉर्मेट लिखवाया हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख लेंगे, ये होगा क्रेडिट साइड का, ठीक है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी। इसका जो भी इनकम होता है आप लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ बिल्डिंग या बैड डेट रिकवर, इस तरह से या व्हाटएवर। बहुत सारे ऐसा इनकम हो सकता है जिसको आप लिख सकते हो, या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी लिख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो लिखा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरली हम लोग बात करते हैं। उसके बाद टू साइड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंसेज होती है उन सभी एक्सपेंसेज को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। जैसे टू रेंट हुआ, डोमेस्टिक एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, लीगल एक्सपेंस, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंटरेस्ट, लॉस इन सेल ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, contribution to public provident fund, gratuity fund, depreciation fund, donation, tax paid, salary, penalty, whatever। यानी कि बहुत सारी चीज़ ऐसा हो सकता है जिसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। और हो सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकती है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो सकती है, डेप्रिसिएशन फंड हो सकती है, चैरिटीज हो सकती है, ठीक है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकती है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकती है, पेंशन फंड हो सकती है, कंट्रीब्यूशन टू बोनस फंड हो सकती है, बोनस हो सकती है, डिविडेंड हो सकती है, व्हाटएवर। बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेंस हो सकता है। तो अब अपने लोग को जब भी इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करने की आवश्यकता होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि भाई आप अपने अकाउंट का प्रॉफिट को आप अपने पास रखिए। जब आप टैक्स पे करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे इनकम टैक्स में अकाउंट्स का रूल्स कुछ अलग है। अकाउंट्स बनाने का लॉ मैंने जो बताया हूँ, जो मेरे डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसी के लिए मैंने लिखाया हूँ कि इनकम टैक्स एक्सपेंस दो प्रकार के क्लासिफाइड करती है, एक अलाउड एक्सपेंस और दूसरी डिसअलाउड एक्सपेंस। अलाउड देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दिया हूँ, एक्सपेंस जो होगी एक अलाउड और दूसरा डिसअलाउड। अलाउड का मतलब कि वैसा एक्सपेंस जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउड किया है, मतलब वैसे सभी एक्सपेंस को आप अपने इनकम से लेस कर सकते हो, वैसे एक्सपेंस को अलाउड बोला गया है। जैसे जो भी एक्सपेंस आपको बिजनेस से रिलेटेड है वो सभी को सभी अलाउड माने जाती है, चाहे वो होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, साथ साथ रिलेटिव टू बिजनेस एक्सपेंडिचर होती है, मतलब रिकरिंग नेचर का होती है। यदि आप वो एक्सपेंस इनकर्ड नहीं करोगे तो आपको बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकते। वैसे सभी एक्सपेंडिचर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउड एक्सपेंस के कैटेगरी में रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकती है, डिप्रिसिएशन हो सकती है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकती है, लीगल एक्सपेंस हो सकती है,
ठीक ना। कैरीज इनवर्ड हो सकती है, कैरीज आउटवर्ड हो सकती है, डिस्काउंट हो सकती है, बैड डेप्ट हो सकती है, ठीक है, ईटीसी एक्सेट्रा बहुत सारे एक्सपेंस हो सकती है जिसको अलाउड बोला जाता है। तो अलाउड में मैंने एग्जाम्पल में मैंने नहीं लिखा है। और उसके बाद होती है दूसरा डिसअलाउड। डिसअलाउड का मतलब कि वैसा एक्सपेंस जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउड नहीं किया है, मतलब जिसको स्वीकार नहीं किया है, मतलब ये कि वैसे एक्सपेंस को आप अपने इनकम से लेस नहीं कर सकते हो, उन सभी एक्सपेंसेस को बोला जाता है डिसअलाउड एक्सपेंस। तो डिसअलाउड एक्सपेंस को समझने के लिए मैंने 4 भागों में बांटा। कैसे समझना है कि इनमें से कौन सा एक्सपेंस जो है सो डिसअलाउड है और कौन सा एक्सपेंस अलाउड है। तो हमेशा याद रखेंगे डिसअलाउड एक्सपेंस को समझने के लिए 4 इसका नेचर मैंने लिखवाया। कौन कौन सा एक्सपेंस होगा जो डिसअलाउड होगा, जैसे या तो कोई कैपिटल नेचर का सेंस कि यदि आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, जैसे कोई प्लांट परचेज हुआ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कोई भी परचेज ऑफ कोई भी फिक्स एसेट जो होगा, या कोई इंटेंजिबल हो या टैंजिबल एसेट्स, अगर आप परचेज करते हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप यदि शो कर दे रहे हो, डेबिट कर देते हो, तो वो माना जाएगा आपको डिसअलाउड। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने शो किया परचेज ऑफ प्लांट जो नहीं जानी चाहिए था, ठीक है। कोई भी परचेज प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, पेटेंट हो सकती है, गुडविल हो सकती है, कॉपीराइट हो सकती है, टेक्निकल नो हाउ हो सकती है। इन सभी पे सिर्फ अलाउड होगा ओनली और ओनली डिप्रिसिएशन, एकदम बेसिक चीज समझेंगे। उसके बाद एनी फंड, अगर कोई फंड होगा उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसअलाउड माना है। फंड को इसलिए माना है क्योंकि फंड किसी प्रकार का एक्सपेंस नहीं होती। आप अपने फ्यूचर में कोई भी एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए फंड बनाते हो, तो एक प्रकार वो रियल में वो खर्च है नहीं, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आप उस फंड को डिसअलाउड होगा। अगर आप पीएल अकाउंट में ऐड कर दिया है, लेस कर दिया है, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ गए, ये फंड हो गया। मतलब कोई भी फंड से रिलेटेड, जैसे डेप्रिसिएशन फंड हो सकती है, ठीक ना, डेप्रिसिएशन फंड हो सकती है, कोई भी एनी अदर कोई इंश्योरेंस एक्विजिशन फंड हो सकती है, एक्विजिशन फंड हो सकती है, ठीक ना, पेटेंट परचेज एक्विजिशन करने के लिए कोई फंड हो सकती है। इन सभी फंड को क्या करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिसअलाउड माना है। उसके बाद कहता है डोमेस्टिक एक्सपेंस, यदि कोई घरेलू खर्च है वैसे खर्च को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसअलाउड माना है, क्योंकि वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है। कोई भी डोमेस्टिक या कोई पर्सनल एक्सपेंस है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं कर सकते हो। यदि आप डेबिट किए हो तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोथ बिजनेस एंड बिजनेस मैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी का थी, ठीक ना। आप जो ओनर हो आप अपने जगह पे हो और बिजनेस आपको अपने जगह पे है। यदि कोई पर्सनल एक्सपेंस है तो आपको पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे, ना कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखे। ये भी डोमेस्टिक एक्सपेंस होगा। उसका कोई भी एनी रिजर्व और प्रोविजन अगर कोई है तो भी डिसअलाउड माना जाता है। आप रिजर्व और प्रोविजन में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर करते हो प्रोविजन के लिए इन फ्यूचर में तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग करते हो, लेकिन मुझे उस पैसे पे भी टैक्स चाहिए, इसीलिए मैं उसे डिसअलाउड मानूंगा, उसको मैं खर्च स्वीकार नहीं करूंगा, अलाउड नहीं करूंगा। यदि आप ऐसा किए हो प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यदि आपने लिख दिया डेबिट कर दिया तो उसको आपको ऐड करके उसको रेक्टिफाई कर देना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए। हमेशा याद रखेंगे कोई भी डिसअलाउड एक्सपेंस, चाहे वो कैपिटल नेचर हो, चाहे कोई एनी फंड हो, कोई रिजर्व या प्रोविजन हो, या कोई डोमेस्टिक या पर्सनल एक्सपेंस हो, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे डिसअलाउड एक्सपेंस। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में इनकम का कंप्यूटेशन किस तरह होता है, अब मैं उसका फॉर्मेट मैं अब थोड़ा सा लिखवा दूँ। पहले मैं इस चीज़ को मिटाऊंगा, उसके बाद मैं फॉर्मेट यहाँ पे नोट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक इस चीज़ को नोट करेंगे ताकि किसी प्रकार का इश्यू। तो देखिए मैंने मिटा दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाऊंगा। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जो भी होगा मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा। उसके बाद क्या होगा, ऐड डिस अलाउड एक्सपेंस। डिसअलाउड एक्सपेंस में होगा
इनकम टैक्स पेड होगा, कोई डोनेशन होगा या कोई चैरिटीज होगा, कोई कैश पेमेंट अगर होगा, या कोई एडवांस पेमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकती है, कोई प्रोविजन हो सकती है, या कोई रिजर्व हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसा आइटम हो सकता है डिसअलाउड में, या कोई पेटेंट परचेज हो सकती है, पेटेंट परचेज या एक्विजिशन हो सकती है, या गुडविल परचेज हो सकते हैं, एक्विजिशन हो सकती है। ये बहुत सारे ऐसा हो सकती है आइटम। उसके बाद होगा इसमें से लेस किया जाएगा डिस अलाउड इनकम। अगर कोई डिस अलाउड इनकम है उसे लेस करना पड़ेगा, जैसे रेंटल इनकम, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी में जानी चाहिए, ठीक है। रेंटल इनकम हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा, रेंटल इनकम होगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, तो ये तो मैं लिखा दिया। इनकम कोई अदर हेड का इनकम होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल कोई गेन होगा, अगर कैपिटल गेन का इनकम होगा। इन सभी को मैं लेस करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर पुनः मैं ऐड करूंगा, ऐड अलाउड इनकम बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। डीआर का मतलब समझेंगे डेबिटेड, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं डीआर लिखा हूँ। क्या समझे? ऐड करेंगे अलाउड इनकम बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, मतलब वैसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड है बट उसको आपने ऐड नहीं किया, ठीक है। जैसे तो यहाँ पर आइटम का नेम नहीं लिखा जा सकता, कोई भी आइटम हो सकता है जिसको आप लिखने से छूट गया, जैसे बैड डेट रिकवर आपको लिखनी चाहिए, आपने नहीं लिखा, ठीक ना। उसके बाद फिर लिस्ट किया जाएगा अलाउड एक्सपेंस, मतलब जो बिजनेस का अलाउड एक्सपेंस है जिसको आपने लिखा नहीं, बट नॉट अलाउड इनकम। यहाँ पर सीआर होगा, क्रेडिटेड होता है, ठीक है। यहाँ पर सीआर कर देता हूँ, नॉट डेबिटेड टू पीएल, मतलब कि अलाउड एक्सपेंस है जो घटनी चाहिए था, यानी कि डेबिट होनी चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में, आपने उसको डेबिट नहीं किया। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं एक छोटा सा सम लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ इस साइड को, उसके बाद में फिर आगे। तो देखिए मैं इस चीज़ को मिटा दिया हूँ। अब अपने लोग को करना क्या है, सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के जरिए अपने बेसिक कंसेप्ट को हम लोग क्लियरेंस करेंगे। तो देखिए मैं चलता हूँ, सबसे पहले स्क्रीनशॉट के जरिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग तक मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग क्या करेंगे,
इस क्वेश्चन के जरिए, ठीक ना, आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग फोटो लेंगे। ये ऊपर में जो नंबर नहीं लिखा हुआ, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ठीक है, जिसका आंसर है 2,97,500। इसका आप लोग अच्छे तरीके से फोटो ले लीजिए, ठीक है, ओके। ठीक है, मैं अब बढ़ रहा हूँ। जिनके पास बुक होगा मैं उसे बता दे रहा हूँ कि ये जो SC मेहरोत्रा जी का बुक है उसका ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं, अब पहले मैं स्टडीज कर रहा हूँ। देखिए कहता है, मिस्टर एन प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिज क्लॉथ शॉप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फाइंड आउट हिज इनकम फ्रॉम द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 यहाँ लिखा हुआ, लेकिन हम लोग 23-24 मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चेंजेस है मैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा चेंज है ही नहीं, इसलिए किसी प्रकार का हम लोग को दिक्कत है भी नहीं होगा। तो देखिए चलते हैं, मैं एक छोटा सा पहले फॉर्मेट बना रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई इश्यू ना हो। इस तरह मैं ड्रॉ करूँगा फॉर्मेट को, और इस तरह से रहेगा फॉर्मेट। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनकम फ्रॉम। इस तरह से आप लोग ऊपर में लिख लेंगे हेडिंग में, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। अमाउंट पार्टिकुलर्स मैं लिख ही दे रहा हूँ, इनकम फ्रॉम PGBP, ठीक है, फॉर दी असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। अब यहां पे लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर TL अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर TL अकाउंट है आपको, ये हो गया आपको कितना दिया हुआ है, तो 2,11,500, 2,11,500, 2,11,500। इसमें ऐड किया जाएगा, ऐड होगा, इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। डिस अलाउड एक्सपेंस, जो भी डिस अलाउड होगा उसको मैं ऐड कर दूंगा, डिस अलाउड एक्सपेंस। डिस अलाउड एक्सपेंस में देखिए क्या क्या है आपको, वो देखिए जरा। सैलरी एंड वेजेस, रेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंस, देखिए ये डोमेस्टिक एक्सपेंस है, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंस मैंने बताया था, जो भी डोमेस्टिक एक्सपेंस होगा वो डिसअलाउड होगा। तो देखेंगे हाउस होल्ड एक्सपेंस आपको क्या है, 82,000। उसके बाद कहता है इनकम टैक्स, ये भी डिसअलाउड है, मैंने लिखवाया था फॉर्मेट में, इनकम टैक्स क्लियर दिखा दे रहा है, लिखा हुआ है। इनकम टैक्स आपको गिवन है 900 में। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। एडवर्टीजमेंट, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। पोस्टेज, ये भी बिजनेस। गिफ्ट टू रिलेटिव, गिफ्ट बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये डिसअलाउड हो जाएगा। गिफ्ट टू रिलेटिव या किसी को भी गिफ्ट देगा ये डिसअलाउड होगा, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं गिफ्ट देना। ये हो जाएगा आपको 900, ये भी हो जाएगा 900। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बिजनेस से रिलेटेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये पर्सनल होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP आपको गिवन है कितना, 2100, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि ये बिजनेस ओनर का खुद का है, लाइफ पे है। बैड डेट रिजर्व, देखिए रिजर्व है, कोई भी रिजर्व
बैड डेट रिजल्ट। बैड डेट रिजल्ट आपको कितना है गिवन? 800, यानी कि 800 है। उसके बाद ऑडिट फी, ये तो बिजनेस का एक्सपेंस है, इसको मैं अब सबसे पहले ऐड कर दूंगा। कितना होगा? 18, 9 9 18, 26, 46 एक 4700, यानी कि 86,700, 86,700 ये हो गया। ये ऐड में जाएगा। अब लेस करेंगे तो देखिए कहते हैं गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, ये भी डिसअलाउड होगा। तो यहाँ पे होगा लेस डिसअलाउड इनकम। ये क्या है? डिसअलाउड इनकम है, वो खर्चा था। तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, ठीक है। ये हो गया आपको गिफ्ट रिलीज फ्रॉम रिलेटिव 275, ये हो गया। ये हो गया। तो इस तरह से अब मैं इसे ऐड लेस कर दूंगा। इसको मैं ऐड करूंगा तो 2,11,500 और 86, ये आपको हो जाएगा 2,98,200। 2,98,200 में से मैं लेस कर दूंगा 275, तो ये आपको आ जाएगा 2,97,925। 2,97,925। देखते हैं यहाँ पर आंसर आया कि नहीं, एक बार मैं देख रहा। ठीक है, आई होप कि आ गया है। इसी को मैं बोलूंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये बिजनेस का इनकम हो गया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो ये रहा किनका बुक का है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया हूं ये है एचसी मेहरोत्रा का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जिनके पास भी एचसी मेहरोत्रा का बुक है वो प्लीज आप लोग बनाएंगे, क्योंकि 2 भी बन जाएगा और 3 भी बन जाएंगे। 1 यानी कि 1 से लेकर 3 तक आप लोग बनाएंगे। ऐसे में नेक्स्ट क्लासेज में आऊंगा तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लासेज यहीं पे जाके एंड भी हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मैं एक थोड़ा कैमरा इधर कर दे रहा हूँ ताकि हो सकता है आप लोग को दिखाए नहीं दे रहा होगा लास्ट में, क्योंकि आंसर कितना आया। तो मैं एक बार इसको अलग कर दे रहा हूँ। लाइट को मैं ऑफ कर दिया ताकि आप लोग देख पाओगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।